नमस्ते, here on to जय श्री राम 20 days which change the course of India की आगे की कथा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 की बात करेंगे। मैं पहले आपसे पूरी ब्रीफ और फिर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की बात कर चुका हूँ। चैप्टर 8 है कपिल दा जवाब नहीं, फ्रॉम अंडरडॉग्स टू वर्ल्ड चैंपियंस, 25 जून 1983। ये 25 जून वैसे भी हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अहम है। इसी दिन इमरजेंसी लगी और इसी दिन हिंदुस्तान 83 में वर्ल्ड कप जीता। मैं जब इसका नाम सोच रहा था तो उस समय का एक बहुत पॉपुलर ऐड हुआ करता था, पामोलिव का या किसी कंपनी का था, जिसमें कपिल आते थे वर्ल्ड कप के बाद और कहते थे, टीवी पे आता था कपिल दा जवाब नहीं, वो कुछ शेविंग क्रीम का ऐड था। तो ये फैक्ट है कि 1983 में जिस तरह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उसमें कपिल देव का ही कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। मैं इसका नाम ज़रूर यहाँ किया है, लेकिन मैंने कहानी हिंदुस्तान स्पोर्ट्स की, इंडियन स्पोर्ट्स की जो इस चैप्टर में मैंने की है, वो हमारा जो प्राइड रहा है, जो जिसकी वजह से हम इतने ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, उसी से की है, इंडियन हॉकी से। देखिए, इंडियन हॉकी की शुरुआत जो हुआ था वो 1928 में एम्स्टर्डम जो ओलंपिक्स था उसमें पहली बार हिंदुस्तान की टीम पार्टिसिपेट की थी और वहाँ हम एक नॉन यूरोपियन देश ने गोल्ड मेडल जीता था। हम पहले ही बार में हम गोल्ड मेडल जीत लिए थे, फिर 32 में भी जीते और 1936 में बर्लिन ओलंपिक था। मैंने उसकी कथा भी दी है कि बर्लिन ओलंपिक कैसे मिल गया था और क्या क्या था। हिटलर उसको देख के बहुत, उस ओलंपिक में बहुत उत्साहित था। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि हम लोग एक हिंदुस्तान या भारत एक सेपरेट कंटिजेंट के रूप में कॉलोनियल इंडिया के तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया था। 51 पार्टिसिपेंट्स थे उस ओलंपिक्स में और उसमें मैंने वो भी कहा है कि कैसे वो नाजी सैल्यूट नहीं देना होता था और कैसे आइस टर्न किया और जो यूएस की टीम थी और इस तरह से, वो सब मैंने उसके थोड़े थोड़े डिटेल आपको दिए हैं जो सुन के आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। नए नए तरह के डिटेल्स हैं। जब इंडिया के यहाँ कुल 24 लोग गए थे, उसमें से 16 हॉकी टीम के थे और जो वार्म अप मैच था उसमें इंडिया जर्मनी से 4-1 हार गया था। अब जब इंडिया जर्मनी से 4-1 हारा तो भाई ये बड़ी बात थी, 3 बार का लगातार गोल्ड मेडलिस्ट, और वो जर्मनी से हार गया अपने प्रैक्टिस मैच में। क्योंकि उसका एक कारण ये भी था कि जो हमारे ध्यानचंद साहब थे ये सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे और इनका जब जादू चलता था तो उस जादू के लिए इनके जो साथी थे, जिनके साथ इनका वो होता था, उन साथी का नाम था अली इकदार शाह, जिनको दारा के नाम से हम सब जानते हैं। हॉकी के वो बड़े प्लेयर, जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे। वो उनको छुट्टी नहीं मिली थी, वो सेना में अफसर थे, मेरठ में थे पोस्टेड। फिर वहाँ से जो भी उस समय का टेलीग्राम या जो था उस तरह का वो आया कि भाई इनको भेजना है और फाइनली यहाँ से दारा फिर भेजे जाते हैं जर्मनी और वो सेमीफाइनल के दिन पहुँचते हैं। वो सब मैंने कहा है। फाइनल में इंडिया जर्मनी के सामने खड़ी थी और सोचिए लोकल क्राउड करीब 40,000 का लोकल क्राउड, हिटलर वहाँ पे, मतलब चीफ गेस्ट क्या मतलब, वो तो उसका चीफ गेस्ट से भी कोई बड़ी चीज़, उसके सामने हिटलर आए और हिटलर को लगा कि अब मतलब आज तो जीत ही लेंगे हम लोग। वहाँ पे फर्स्ट हाफ का जब मैच ख़त्म हुआ तो इंडिया 1-0 लीड कर रही थी और उसके बाद जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो ध्यानचंद को लगा कि वो जो स्पाइक उनको दिक्कत कर रही थी, जो स्पाइक वाले जो जूते पहने थे, उन्होंने रबर सोल पहन के, और विच वॉज वेरी अनयूजुअल, ये लोगों के लिए था कि भाई ये रबर सोल पहन के खेल रहे थे। और फिर ध्यानचंद ने एक के बाद एक, वो 3 गोल होते हैं, इंडिया 4 से लीड करने लगता है और उसके बाद जर्मन्स ने बहुत रफ हॉकी खेलनी शुरू की, जिसमें ध्यानचंद को ज़बरदस्ती धक्का दे के, और उनका ध्यानचंद का दांत भी टूट जाता है। ध्यानचंद को फील्ड के बाहर आना होता है, फिर वो फील्ड के अंदर जाते हैं और फाइनली इंडिया उसमें गोल्ड मेडल उठाता है 8-1 से जर्मनी को हरा के। उसके बाद मैंने उसका भी जिक्र किया है जब ध्यानचंद और हिटलर की जो फेमस, बहुत जगह इसका तो जिक्र है कि कैसे वो हिटलर उनको बुलाते हैं। ध्यानचंद साहब हिंदुस्तानी जो उस समय की ब्रिटिश सेना थी उसमें लैंस नायक थे, तो हिटलर उनको बुला के कहता है कि आप जर्मनी में आ जाइए और हमारी आर्मी ज्वाइन करें, हम आपको जनरल बना देंगे। जिसको मतलब ध्यानचंद जी ने भी ये कहा है कि वो ऑर्डर था कि रिक्वेस्ट था नहीं, लेकिन ध्यानचंद जी उसको मना कर देते हैं
और इसका जिक्र भी, इस स्टोरी को भी मैंने फिर बताया है। जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद 48, 52, 56 में इंडिया फिर ओलंपिक जीतता है गोल्ड मेडल, लेकिन 60 में हम पाकिस्तान से हार जाते हैं और हमें सिल्वर मेडल मिलता है, पाकिस्तान गोल्ड मेडल ले जाता है। लेकिन जब हम वो हारते हैं तब तक इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया था, 30 स्ट्रेट विंस, 30 स्ट्रेट ओलंपिक में हमारी विंस थी, हम किसी से हारे नहीं थे उस तरह से। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का भी मैंने जिक्र किया है, क्योंकि मेरे किसी बाद में दर्शक ने कहा कि आपने हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में हम ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक कुमार के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीतते हैं, हॉकी कैसे फिर बदलती है, एस्ट्रो टर्फ आ जाता है इत्यादि इत्यादि, मैंने उसका भी एक जिक्र किया। मैंने और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जिसको लेके हिंदुस्तान मतलब किसी भी विश्व स्तर स्पोर्ट्समैन के सामने पार्टिसिपेट करता था, मैंने उन स्पोर्ट्स का बहुत ब्रीफली जिक्र किया। जैसे मैंने टेनिस की बात की है, टेनिस में डेविस कप में जो टीम इवेंट होता था, दुनिया में खेला जाता था, उसमें 1966, 74, 87 3 बार हिंदुस्तान फाइनल्स तक गया है। और 60s में जो लोग धूम मचाते थे हिंदुस्तान की तरफ से वर्ल्ड टेनिस सर्किट पे, रामनाथन कृष्णन, प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी, इन तीनों का जिक्र किया है। बड़े मतलब एक तरह से हीरो वर्शिप थे उस समय, टेनिस के स्टार लोग थे ये। 70 के दशक की मैंने फिर बात की है, जब अमृतराज ब्रदर्स का दशक माना जाता है, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, कैसे 74 में हम फाइनल्स पहुंचते हैं। और चूंकि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना था और उनकी नस्ल भेदी जो उनका वहाँ का लोकल समस्या थी, उसकी वजह से हम रिफ्यूज़ करते हैं उनके साथ खेलना, जिसको हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय अमृतराज ब्रदर्स का जो फॉर्म था उसमें रोकना मुश्किल था, डेविस कप इंडिया जीत सकता था। खैर, फिर मैंने बात की है बिलियर्ड्स और स्नूकर की। ये भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया का दबदबा 60 से लेके अब तक भी काफ़ी दिनों तक, करीब 30, 40, 50 वर्ष तक हमारा दबदबा रहा है वर्ल्ड सीन पे। विलियम जोन्स, माइकल फरेरा, गीत सेठी, पंकज अडवाणी, ये सब हमारे वर्ल्ड चैंपियंस हैं। तो मैंने उसका भी जिक्र किया है कि स्नूकर क्या है, बिलियर्ड्स क्या है, उसको ब्रीफली उसको भी टच किया है। मैंने एथलीट्स में मिल्खा सिंह और पीटी उषा का भी किया। मिल्खा सिंह को कैसे फ्लाइंग सिख की उपाधि जनरल अयूब ने पाकिस्तान में दी। मैंने बैडमिंटन की भी बात की है, क्योंकि बैडमिंटन भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हम किसी भी वर्ल्ड क्लास हैं, प्रकाश पादुकोण से वो सफ़र शुरू हुआ, फिर पी गोपीचंद, श्रीकांत, और महिला उसमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गट्टा का एक मैंने एक और जिक्र किया है कि एक समय दुनिया की अकेली प्लेयर थी जो वर्ल्ड के टॉप 10 में 2 तरह की कैटेगरीज में आती थी, द ओनली प्लेयर ज्वाला गट्टा। मिक्स डबल्स में उनकी रैंकिंग 10 के नीचे थी और वुमेन डबल्स में उनकी रैंकिंग 10 के नीचे थी। और ज्वाला गट्टा के बारे में एक और मैंने इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो कैसे डबल्स में वो फोरहैंड सर्व करती हैं, कि वो डबल्स में जनरली बैकहैंड सर्व सारी दुनिया के लोग करते थे। टॉप 10 में शी इज़ द ओनली वुमेन जो बैकहैंड फोरहैंड सर्व करती हैं। फिर मैं वापस क्रिकेट की बात शुरू ज़रूर की थी 83 के जून से, फिर मैं वापस क्रिकेट पे आया हूँ इसमें, और कैसे कैलकाटा क्रिकेट क्लब 1792 में स्थापित होता है, जो दुनिया का दूसरा क्लब है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। एमसीसी के बाद द सेकेंड क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड वो कैलकाटा क्लब है 1792 में, जिसकी स्थापना होती है। फिर बीसीसीआई कैसे बनता है, विच इज़ अ प्राइवेट बॉडी, और जिसका रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है। उन सब की बात बताता हूँ कैसे, वो एक ब्रीफली आपको वो पता लगता रहेगा। फिर मैं आ गया हूँ लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स पे, क्योंकि वो पहले 60 ओवर्स क्रिकेट से शुरू हुआ ये सफ़र। और फिर मैंने उसमें मैं उसको इसलिए कहा हूँ कि कैरी पैकर उसमें आए थे, ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने तब तक जेंटलमैन गेम कहा जाता था, मतलब सफ़ेद पैंट शर्ट और लाल गेंद और वाइट साइड स्क्रीन के साथ खेला जाता था। उन्होंने आके सब चेंज किया। उन्होंने कहा कि रात में खेल होगा, कलर्ड कपड़े होंगे, वाइट बॉल होगी, ब्लैक साइड स्क्रीन होगी, इत्यादि इत्यादि। और उनके और आईसीसी के बीच में टकराहट होती है। फिर आईसीसी अपना वर्जन वर्ल्ड कप लेके शुरू करता है 1975 में। 75, 79 और 83 जो पहले 3 वर्ल्ड कप हैं, ये इंग्लैंड में ही होस्ट होते हैं। और 83 में जब इंडिया जाता है वर्ल्ड कप खेलने, तो उस समय 8 टीम 2-2 ग्रुप, मतलब 4-4 के 2 ग्रुप बनते हैं। और उस समय के नियम के अनुसार हर एक ग्रुप वाला एक दूसरे से 2 बार मैच खेलेगा।
तो एवरीवन विल प्ले ट्वाइस। तो उसका जो सबसे बड़ा, जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो सबसे बड़ा जो उसका उलटफेर होता है जब जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, जो ऑस्ट्रेलिया 1975 की रनर्स अप थी और इनका डेब्यू कर रहे थे, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे थे। फिर इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हराते हैं जो फर्स्ट राउंड मैच में, और ये वेस्ट इंडीज़ की वर्ल्ड कप में पहली हार थी। मतलब 75 से लेके 75, 79, 83 में ये दिस वाज देयर फर्स्ट लॉस इन द वर्ल्ड कप। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम हार जाते हैं। सेकेंड राउंड का वो जो एक मैच जिसकी बात सब लोग करते हैं, जिसमें कपिल देव ने 175 बनाया है, उसका थोड़ा मैंने डिटेल इसलिए दिया है कि उसमें बहुत से अनसंग हीरो हैं। खास करके 148 फॉर 8 था। 10वें नंबर पे बैट करने आते हैं सैयद किरमानी, और सैयद किरमानी 148 से स्कोर को बिना विकेट गंवाए 266 ले जाते हैं, और उनका शायद कंट्रीब्यूशन 24 रन का होता है, लेकिन वो एक शीट एंकर की तरह, मतलब एक एंड संभाले रहे हैं। सेकेंड राउंड में हम फिर ऑस्ट्रेलिया को भी डिफीट, ऑस्ट्रेलिया भी, अब हम लोग वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं सेकेंड राउंड। अब अपना धीरे धीरे फाइनल आता है। फाइनल की स्टोरी सबको आपको पता ही है, उसको बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो ख़त्म किया है वो एक क्रिकेट को, अब वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स से जो उसने बिजनेस का रूप ले लिया, मैंने उस चीज़ को थोड़ा छूने की कोशिश की है। 1999 और 2000 के बीच में मैच फिक्सिंग के सब होते हैं केस, लेकिन उसके बीज जो है वो मैंने उस इंसिडेंट को बताया जो 1981 लीड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हो रहा होता है। वहाँ से पहला जो नोन वो है, और जहाँ पे पहली बार ये सब मैच फिक्सिंग या इस तरह की बातें हुई, वो भी इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया 401 फॉर 9, 401 पे 9 पे डिक्लेयर करती है। इंग्लैंड 174 आउट फर्स्ट इनिंग फॉलो ऑन करती है। अब सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड होती है 135 फॉर 7, 135 रन पे 7 विकेट, 3 विकेट की बात होती है। मंजिल बहुत दूर, 100 रन से ऊपर की मंजिल है अभी, और ये मान लिया गया था इट इज़ अ फोरगॉन कंक्लूजन। अब लिली और मार्श बेट करते हैं, जो वहाँ तो ऑफिशियल है बेटिंग इंग्लैंड में, तो दे पुट देयर बेट 500 के पे 1, मतलब ये 1 रूबल या $1 या 1 पाउंड जो भी लगाएंगे, उसके बदले में अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो इनको 500 मिलेगा, मतलब 1 के बदले में 500। ये बेट लगा के लिली और मार्श जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जिनकी टीम ने 401 फॉर 9 किया है, वो करके आ जाते हैं। अब मैच रिज्यूम होता है। सेकेंड इनिंग्स में 135 फॉर 7, मोर और लेस इनिंग डिफीट के कगार पे, वो इंग्लैंड 356 बनाती है और टारगेट छोड़ती है ऑस्ट्रेलिया के लिए 130 रन का। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने जाती है तो मैंने फिर याद दिलाया है कि फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड विकेट जो था वो 149 पे गिरा था। इनको बनाने 130 रन, ऑस्ट्रेलिया 111 रन ऑल आउट। और आप समझ सकते हैं वो एक के का जो वो बेट थी 1 पे 500, कितना पैसा कमाया होगा वो तो गिनना ज़रा मुश्किल होगा। शारजा फिर बनता है कैसे, इसका कैपिटल बनता है, और कैसे धीरे धीरे ये फिक्सिंग, मैच फिक्स होने लगते हैं, ओवर फिक्स होने लगते हैं, बॉल फिक्स होने लगती हैं, फील्डिंग फिक्स होने लगती है, उस सब का नज़ारा दिया है। और फिर यही जब 1999-2000 में हिंदुस्तान में ये पकड़ा जाता है, उसमें हंसी क्रोनिये, सलीम मलिक पाकिस्तान के और अजहरुद्दीन इंडिया के, ये 3 कैप्टन इन्वॉल्व माने जाते हैं। और इंडिया फिर इस पर हार्श ट्रीटमेंट होता है। इंडिया अजहरुद्दीन, जडेजा, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर को, किसी को 1 साल, किसी को 5 साल का, उन पर बैन लगाती है क्रिकेट खेलने से। ये स्टोरी मैंने इसलिए की, ये मैं इसलिए किया कि मैंने स्पोर्ट्स का एक जर्नल किया। इंडिया ने बहुत अचीवमेंट्स किया, इंडिया के T20 पे बहुत किया है इंडिया ने, लेकिन मैंने एक आपको जनरल, क्योंकि ओवरऑल मैं 20 इंसिडेंट को कर रहा था, तो और मैं 1980, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि 1983 से ज़्यादा तो भाई हॉकी था, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि 1983 का वर्ल्ड कप जो है वो टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान में, कम से कम स्पोर्ट्स को नई पीढ़ी में सीरियसली लेने का, कि ये हो सकता है। वो अलग बात है कि क्रिकेट से आज कितना बिजनेस हो गया है और IPL, क्रिकेट कम और बिजनेस ज़्यादा है, वो एक अलग इशू है। चलिए, एंजॉय रीडिंग, दिस इज चैप्टर 8। अगले हफ्ते चैप्टर 9 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।